नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 31 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग से एक क्षमा याचना करना है कि आज हम लोग इस वीडियो को बहुत ही लेट से आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं, बिकॉज़ किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, इसलिए हम आप लोग के लिए सेशन नहीं बना पाए थे। और इस सेशंस में हम लोग थोड़ा बहुत कंटेंट में कटौती भी कर लिए हैं क्योंकि टाइम का उपलब्धता के कारण। तो जितना हो सका है उतना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और फिर हम लोग 1 नवंबर से बहुत अच्छा से कंटेंट बना के एक साथ हम लोग शेयर करेंगे। चले तो इसको फटाफट हम लोग इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और कम समय में इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आज का पहला मोटिवेशनल कोट्स है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना उसे प्राप्त करने का पहला कदम है। यानी कि आप पहले गोल को सेट कीजिए, उसके बाद वो अपने आप उसके रास्ते में चल पड़ेंगे। बहुमत का पालन कभी नहीं करें, हमेशा सही रास्ता चुनें। यानी कि जब मैक्सिमम आदमी लोग बोलता नहीं नहीं इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो कई बार ऐसे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, अपना निर्णय खुद कीजिए, आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत और अभी यूरोपीय यूनियन ने गिनी के खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया, ये याद कर लीजिएगा, नवल एक्सरसाइज है। यूरोपीय यूनियन में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 27 देश हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, 27 देश है। और यहाँ से जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यूरोपीय यूनियन से, पहले 28 देश हुआ करता था, लेकिन उसमें से एक देश निकल गया जिसका नाम है ब्रिटेन, और वही निकलने का प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह संयुक्त अभ्यास यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने आईएनएस सुमेधा और 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देश के जहाज़ों यानी इतालवी नौसेना जहाज आईएनएस पोस्करी और फ्रांसीसी नौसेना जहाज एफएस वेंटोसे और स्पेनिश नौसेना जहाज टॉर्नेडो ने अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, इस जहाज़ ने घाना के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में सामाजिक युद्धाभ्यास का अभ्यास किया। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का अभी नौसैनिक अभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई है? तो राष्ट्रीय आइकन के रूप में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजकुमार राव, जो हमारे भारत के एक्टर हैं, उन्हें राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, राजकुमार राव। ठीक है, इनका एक बहुत फिल्म हिट हुआ था, वो आप लोग देखे होंगे कि वो शादी इनका टूट जाता है, लड़की छोड़ के भाग जाती है क्योंकि ये कुछ नहीं करते थे। तो उस केस में लड़की छोड़ के भाग जाती है क्योंकि लड़की के पीछे से एग्ज़ाम निकल जाता है, और फिर ये इन्होंने जीत ठान के अपना आईएएस निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो है राजकुमार राव, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मतदाताओं विशेष युवाओं को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभिनेता राजकुमार राव और ईसीआईसी ने नई दिल्ली में रंग भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अभी हैं और अन्य ईसीआई अधिकारियों की उपस्थिति में एमओयू का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में वितरण अपडेट करने के लिए 27 अक्टूबर 2023 से एक विशेष अभियान शुरू करेगा। ठीक है, यह अभियान 5 चुनावी राज्य राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़कर पूरे देश में चलाया जाएगा। अगस्त 2023 में सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ईसीआई द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अगस्त में सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया था और अभी अक्टूबर में
किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव जी को बनाया गया है, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत नाम सुझाव दिया है कि भारत नाम यूज होना चाहिए? तो अभी ये किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, ये एक सजेशन है, इसे याद कर लीजिएगा। सजेस्टेड टू रिप्लेस द इंडिया विद द भारत इन टेक्स्ट बुक्स। तो एनसीईआरटी पैनल के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, सजेशन दिया गया है कि आप इसे इंडिया के जगह पे भारत नाम यूज करिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अभी एनसीईआरटी के हेड कौन है? तो दिनेश कुमार सकलानी है, दिनेश प्रसाद सकलानी, इसे याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के अभी हेड है, ठीक है, डायरेक्टर है। ठीक है, हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के नाम के जगह पर भारत लिखने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने स्कूलों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में संशोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की है कि स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों देश का नाम इंडिया से बदल करके भारत कर दिया जाए, जिससे विपक्षी राजनेता नाराज हो गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि पैनल की सिफारिशों को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है और इस मुद्दे पर टिप्पणी करना बहुत जल्द होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीआई स्मार्क पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं और उसके बाद वह एक सेवानिवृत्त इतिहास प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये कौन है? तो सीआई स्मार्क, ये इस पैनल का हेड थे, इसने ये सुझाव दिया है। ठीक है, इस साल की शुरुआत में ही पैनल ने एनसीईआरटी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक सभी स्कूल के पाठ्यक्रम में देश का नाम भारत होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, इसके हेड कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किया गया है? यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल ऑफ आर्मी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग स्कूल। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी यहाँ देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश विशेष बल प्रशिक्षण स्कूलों में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है। यह वर्टिकल विंड टनल जो है हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया। ठीक है, उसके बाद यह सुविधा वास्तविक जीवन की मुक्ति गिरावट स्थितियों का अनावरण करेगी, जो सैन्य प्रशिक्षकों को युद्ध मुक्त गिरावट में अन्य कौशल को बढ़ावा देने की अनुमति देगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, The vertical wind will be integrated into the CFF training curriculum at SFTS, ये याद कर लीजिएगा। It will assist trainees in getting used to free all conditions in air and during parachute opening। तो इस टाइप से यहाँ पे मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये लगता है आई थिंक सो रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर। एक मिनट देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ, ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है वर्टिकल विंड टनल। ठीक है, रिपीट हो गए क्वेश्चंस, आई एम सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड हैकाथन वीमर्स 2023 नेशनल हैकाथन ऑन 5G टेक्नोलॉजी इन दिल्ली। तो ये जो किए हैं ये श्री बालाजी श्रीवास्तव जी के द्वारा हैकाथन एक यहाँ पे वीमर्स 2023 करके हैकाथन लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? तो श्री बालाजी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हैकाथन वीमर्स 2023 पुलिस के लिए 5G तकनीकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा महानिदेशक हैं ये श्री बालाजी श्रीवास्तव के द्वारा लॉन्च किया गया। हैकाथन का मुख्य उद्देश्य है
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उपकरण विकसित करना। ठीक है, इस हैकाथन का क्या उद्देश्य है कि कानून के सामने आने वाली जितने भी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए उपकरण विकसित करना। दूरसंचार विभाग ने अपनी पहली सहायक टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के साथ छात्रों, स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ हैकाथन आयोजित करने के लिए BPR&D के साथ हाथ मिलाया। इन हैकाथन में 9 समस्या कथन तैयार किए गए हैं। इस हैकाथन में 3 चरणों में विचारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। चरण 1 और चरण 2 में वर्चुअल मोड में किया जाएगा, जबकि चरण 3 में फिजिकल मोड में नोडल केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक समस्या विवरण के विजेता को 1.5 लाख रुपए तथा पुरस्कार भी मिलेगा। इसमें यह ऐसा बोला गया है। विजेताओं की घोषणा है वे फरवरी 2024 में किया जाएगा। गृह मंत्रालय में 5G अनुप्रयोगों में उपयोग के मामले के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को गृह मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी नामित किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये विमर्श हैकाथन के बारे में थोड़ा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट खबरों में रहा है। यह किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी द्वारा इसका अनावरण किया गया? तो ये किया गया है स्काई रूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, स्काई रूट के द्वारा। 24 अक्टूबर को अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम रॉकेट का अनावरण किया गया है, जिससे 2024 की शुरुआत में ही उपग्रहों को कम पृथ्वी के कक्षा में पहुंचाने की उम्मीद है। ठीक है, विक्रम-1 एक बहुस्तरीय प्रक्षेपण यान है जो लगभग 300 किलोग्राम पेलोड को निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित करेगा और इसका क्या क्षमता है? 300 kg का पेलोड ये ले जा सकता है। ठीक है, 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद विक्रम-1 स्काई रूट के द्वारा दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया है। द मैक्स क्यू कैंपस का भी उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। यह दक्षिणी हैदराबाद के मिसी डिम्पली में GMR एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल पार्क स्काई रूट का नया मुख्यालय है। ठीक है, स्काई रूट का मुख्यालय 6000 वर्ग फीट ये सब दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये स्काई रूट का विक्रम-1 रॉकेट है जो कि 300 पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मिला है 400 मिलियन डॉलर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 400 मिलियन डॉलर। यह ऋण सतत विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य है शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के सुधार एजेंडों को सहायता प्रदान करना। उप कार्यक्रम 1 को 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसमें शहरी सेवाओं में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिशा निर्देशकों को साथ साथ नीतियों को भी स्थापना दिया गया था। ठीक है, और उप कार्यक्रम 2 शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तर पर निवेश योजना और सुधार कदमों के लिए सहायता प्रदान करता है। ये सब सारा चीज़ इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अक्टूबर 2023 में मैक्सिको के दक्षिणी तट पर टकराया है? तो ये जो टकराया है मैक्सिको के दक्षिणी तट पर, ये है ओटिस जो चक्रवात है, ये मैक्सिको के साउदर्न कोस्ट पे टकराया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ओटिस। ठीक है, तूफान ओटिस ने मैक्सिको के दक्षिणी तट पर टकराया। तूफान ओटिस 27 लोगों की जान ले ली और अल्कापुल्को के समुद्र तट पर रिसोर्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। ठीक है, ये 227 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 श्रेणी 5 कैटेगरी 5 का तूफान था और इसने काफ़ी कुछ तबाही मचाया, इसे याद करिएगा। अफ्रीकी महाद्वीप में चक्रवात को तूफान कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी है 2 क्वेश्चंस और। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान
सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो ये चुना गया है मलेशिया का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया का नया क्या चुना गया है? राजा चुना गया है। मलेशिया की शाही परिवार ने शक्तिशाली और मुखर सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को अपना राजा चुना है। ये जो है ये 17वां राजा वहाँ का बना है। अगले 31 जनवरी को विवर्तमान राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। मलेशिया का संविधान राजा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की भी अनुमति देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रिसेंटली विच डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर बाबा सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? 30 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, होमी जहांगीर बाबा जी का जन्म दिवस। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब महाराष्ट्र में हुआ था। 1942 में एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें, और उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के संस्थापक भी थे। ठीक है, वह परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठित ट्रॉम्बे के संस्थापक निदेशक भी थे। इसे अभाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। 1951 और 1953 से 56 के बीच भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किए गए थे। जनवरी 1933 में अपना पहला वैज्ञानिक पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ये याद कर लीजिएगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस, प्रकाशित करने के बाद उन्हें परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। 24 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई जब एयर इंडिया की उड़ान 101 मोंट ब्लॉक के पास दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, द ऑब्जर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ये उनका लिखा गया पेपर है, इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हेन यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म उत्सव पर। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले के नादिया में गांव में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह इंदिरा गांधी की हत्या को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत संगठन लॉन्च किया है, यह भी याद कर लीजिएगा, मेरा युवा भारत, और इसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चंस पहले डील कर चुके हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ रन फॉर यूनिटी ऑन दिस ओकेशंस, इसी दिन रन फॉर यूनिटी भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का आज का लगभग इस सेशन का 12 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज लास्ट अक्टूबर का मंथ का जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हिंसा को ना कहे इस बार का थीम है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये इस बार का थीम था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस 10 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, लड़कियों के अधिकारों में निवेश हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण
ठीक है। विश्व गठिया दिवस ये 12 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को, लचीले भविष्य के लिए आसान से असमानताओं से लड़ना, ये इस बार का थीम था। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये भी 13 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भविष्य को सशक्त बनाना सभी के लिए शिक्षा, ये इस बार का थीम है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इस बार का 2023 का थीम था। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सूचना विकास दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और पोलियो दिवस भी, विश्व का पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। मतदाताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ये इस बार का थीम था। ठीक है। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया के लिए आपकी खिड़की, ये इस बार का थीम था। होमी जहांगीर भाभा की जयंती 31 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये रहा पूरा अक्टूबर मंथ का इम्पोर्टेंट डेज। यहाँ से एक नंबर आने का प्रबल संभावना है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में आपको हमने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।